जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर अपना चल रहा था संख्याओं के साथ है खेलना। उसमें अपन ने एक्सरसाइज 3.4 के पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लिए थे और आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने जो एक्सरसाइज 3.4 है उसी के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको आज अपन पूरा कर लेते हैं और आज अपना एक्सरसाइज 3.4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। उससे पहले यदि आप इसी वीडियो में पहले बार हो तो आपको क्या करना है, पीछे वाली वीडियो देख लेने ताकि आपका जो बेसिक है वो समझ में आ जाए। तो चलो 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तक हमने कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है? को प्राइम नंबर, है ना। जो मैंने इसका बेसिक बताया था ना एक्सरसाइज 3.4 का, तब मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसमें अपन को क्या बताना है कि कौन कौन सी संख्या है जो सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर। तो अगर आपको पता है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो, है ना। तो देखो पहला पार्ट दे रखा है 18 और 35। ये 18 और 35, 18 और 35। अब हमें सह अभाज्य संख्याओं का पता, मतलब सह अभाज्य संख्या क्या होती है ये अगर अपन को पता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें सार्वय गुणनखंड एक ही मिले, है ना। सार्वय गुणनखंड देखो जैसे कि मान लो कोई संख्या है 2 व 3, है ना, या मान लो 4 व 5, ठीक। 4 व 5, देखो 4 व 5, तो चार के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 और 4 खुद। 5 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 और 5 खुद। तो इन दोनों का सारा गुणनखंड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें सार्वय गुणनखंड केवल एक ही आता है, जिनका सार्वय और एक सभी में, मान लो आप कितने भी गुणनखंड करो एक तो सभी में मिलता ही मिलता है सारा गुणनखंड, लेकिन केवल और केवल एक ही सार्वय गुणनखंड मिले, वो फिर कौन सी हो जाएगी? सह अभाज्य संख्याएं। तो अपन देखो 18 के सार्वय गुणनखंड करते हैं। 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड, तो 18 के गुणनखंड करो। देखो सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का भी 18 में भाग जाता है, फिर 4 नहीं होगा, फिर 5 भी नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, फिर 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 14 15 16 17, ऐसे करते हुए 18 अपना खुद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए 18 के गुणनखंड। अब करो 35 के गुणनखंड। 35 के गुणनखंड, जब आप 35 के फैक्टर करते हो तो एक, ये तो सभी में मिलता है, फिर 35 का कितना? 2 तो नहीं होगा क्योंकि 35 में 2 का भाग ही नहीं रहता है। और हमें पता है कि गुणनखंडों का भाग जिस संख्या की अपन गुणनखंड करते हैं उन गुणनखंडों का भाग उस संख्या में जाना चाहिए। जैसे कि मान लो हमने 18 की गुणनखंड किया ना, तो इन सभी का भाग 18 में जाता है, यानी इन संख्याओं से 18 क्या है? विभाज्य है। विभाज्य भी कौन सा? पूर्णतः विभाज्य, पूरा पूरा भाग जाता है। तो जब 2 का भाग ही नहीं जाता तो गुणनखंड कहां से होगा? फिर 3 का भी नहीं होगा, फिर 4 का भी नहीं होगा, फिर 5 का होगा। 5 इंटू 5। अब मैंने आपको बता रखा है या तो जोड़ा सेम आ जाए या फिर दोनों संख्या सेम आ जाए, तब आगे नया गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि मान लो आप 35 का कर रहे हो ना, तो एक तो रहेगा 1 इंटू 35, तो 35। फिर दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 5, 35। अब देखो दोनों संख्या सेम आ गई ना, इसका मतलब अब और नई संख्या इसका गुणनखंड नहीं होगी। अब आगे ये 35 खुद ही अपना गुणनखंड हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे ये 18 का देखो 2 इंटू 9 कितना होता है? 18। फिर आगे जब आप चलते हो ना तो 9 इंटू 2 18। तो देखो ये आया हुआ था, ये पहले वापस रिपीट हो गया ना, इसका मतलब नई संख्या गुणनखंड नहीं होगा। तो 9 के बाद में सीधा 18 या वैसी संख्या है जो खुद का एक गुणनखंड हो जाएगी। ये दो तरीका है गुणनखंड स्टॉप करने का, कि या तो दोनों संख्या सेम आ जाए तब हम कह देंगे कि अब नई संख्या और गुणनखंड नहीं होगी, जितने हो गए उतने हो गए, और या फिर इस तरीके से आ जाए तब भी हम कह देंगे कि नई संख्या गुणनखंड नहीं होगी।
तो 1, 5 और 35। अब बताओ 18 और 35 का सारवा गुणनखंड कितना है? 18 व 35 का सारवा गुणनखंड, सारवा गुणनखंड। तो सारवा गुणनखंड का मतलब इन दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में है उपस्थित है, वो इसका सारवा गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें एक केवल और केवल एक ही है जो इन दोनों का सारवा गुणनखंड है। और जिन दो संख्याओं में सारवा गुणनखंड एक आता है वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है, को प्राइम नंबर। अतः ये क्या है? अतः 18 व 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखो भी 15 और 37, 15 और 37। तो देखो 15 और वह 37। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड। तो देखो 15 का एक, ये तो सभी में होता है, फिर 2 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 पंचे 15 होता है, फिर 4 नहीं होगा, फिर सीधा ही 5 होगा, और 5 के बाद में सीधा ही क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 37 के गुणनखंड देखो, 37 के गुणनखंड, तो 37 के गुणनखंड एक तो एक होगा, एक ये 37 खुद हो जाएगा। अब देखो 15 व 37 के सारवा गुणनखंड, 15 व 37 के सारवा गुणनखंड, कॉमन फैक्टर है ना। तो 15 और 37 के कॉमन फैक्टर कितना है? 1। और मैंने जब भी दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि सारवा गुणनखंड 1 होता है, तब वो संख्या क्या हो जाती है? सह अभाज्य, सह अभाज्य। अतः 15 व 37 सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, आइए देखो, यानी कि जिनमें सारवा गुणनखंड 1 आ रहा है वो सारी संख्या सारवा गुणनखंड है। देखो सी है 30 और 415, 30 और 415, यह सह अभाज्य नहीं होगी। देखते हैं, चलो 30 और 415। सबसे पहले 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड, तो 30 के गुणनखंड देखो, एक तो ये एक, ये सभी में हो जाएगा, फिर 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी 30 में भाग जाता है 15 बार, 3 का भी जाता है 10 बार, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाता है 6 बार, 6 का चला जाएगा 5 बार, जोड़ा रिपीट हो गया। इसका मतलब है इसका इसका और कोई भी गुणनखंड है क्या? देखो 30 के गुणनखंड करते हैं तो एक तो हो जाएगा 1 इंटू 30, 30, फिर 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 15, कितना हो जाएगा? 30, फिर 3 इंटू 10, कितना? 30, फिर 4 का नहीं होगा, 5 का हो जाएगा, 5 इंटू 6, 30, फिर 6 इंटू 5, 30। हमें बोल रखा है इस प्रकार से यदि रिपीट हो जाए, इसका मतलब और नई संख्या इसका गुणनखंड नहीं होगी। अब या तो अब देखो 6 इंटू 5 है ना, और 5 इंटू 6 किया, अब 6 इंटू 5 कर दिया, अब 10 इंटू 3, 15 इंटू 2 और 30 इंटू 1, यही वापस क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, नई संख्या गुणनखंड नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है। तो देखो 6 तक लिख दिया, अब अगला गुणनखंड क्या हो जाएगा? 10, अगला गुणनखंड क्या हो जाएगा? 15, अगला गुणनखंड क्या हो जाएगा? 30 खुद। ये हो गए 30 के गुणनखंड। अब करो 415 के गुणनखंड, 415 के गुणनखंड, तो 415 के गुणनखंड, एक तो ये एक खुद ही हो जाएगा, 1, फिर 5। अब देखो अगर हम 415 के अभाज्य गुणनखंड करें ना, तो हमारे पास होते हैं, ये अपना आगे आएगा इसी में, है ना। तो 415 के अभाज्य गुणनखंड 5 का भाग जाएगा 83 बार, फिर 83 में 83 से पहले से कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 83 का भाग चला जाएगा, तो फिर 83 खुद हो जाएगा 1 बार। तो इसका अगला बीच में कोई मान लो गुणनखंड हो भी, लेकिन अपन को बताना है क्या है
ये संख्या सह अभाज्य है या नहीं, तो सह अभाज्य तो नहीं होगी। बताओ किसी अगला गुणनखंड क्या हो जाएगा 415। मान लो हमें इतने गुणनखंड कर लिए 1, 5, 83 और 415। हमें बताना है क्या है कि ये संख्या सह अभाज्य है या नहीं। तो हमने यहाँ पे जैसे मान लो 1 बताना तब तक कोई दिक्कत नहीं, 5 देखो इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, तो सारा गुणनखंड क्या हो गया 1 और 5 हो गया। अब दूसरी संख्या आ गई ना, यानी कि सारा गुणनखंड 1 आता तब तो ये सह अभाज्य हो जाती, लेकिन 1 नहीं आके साथ में 5 भी आ गया, तो ये संख्याएं देखो 30 और 415 के सारवय गुणनखंड। तो सारवय गुणनखंड 1 के अलावा भी तीसरी संख्या आ गई, देखो 1 और 5, 2 सारवय गुणनखंड आ गए। केवल एक ही गुणनखंड आना था, लेकिन यहाँ पे कितने आ गए 2 सारवय गुणनखंड, और एक सारवय गुणनखंड में भी एक, जब एक सारवय गुणनखंड है ना वो तो एक होता ही है हमेशा ही सभी में, है ना। तो जब एक से अधिक सारवय गुणनखंड आ जाता है तब वो संख्या सह अभाज्य नहीं होती है। तो ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। कौन 30 और 415, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखो डी अगला आगे है 17 और 68, 17 व 68। तो देखो 17 के गुणनखंड करेंगे तो 1 और सीधा ही 17, क्योंकि 17 से पहले से और कोई भी संख्या नहीं है जिसका ये गुण, और हमें ये भी पता है 17 क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या की केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो स्वयं और एक ये 2 ही गुणनखंड होते हैं। फिर 68 है, 68 तो देखो भाज्य संख्या है, तो इसके तो गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे, है ना। तो एक तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 के बाद में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी 68 में भाग जाता है। फिर 8 और 6 14, 3 का नहीं जाएगा, 4 का, 4 एकम 4, 2 28, हाँ 4 का चला रहेगा, 4 का चला रहेगा, है ना। फिर 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का, 10 का, 11 का, 12, 13, 14। अब डायरेक्ट इसमें किसका जाएगा 17 का ही जाएगा, किसका जाएगा 17 का, यानी कि 1, 2, 4 और 17 खुद। अब इसके सारे गुणनखंड देखो, एक तो 1 हो गया और एक 17 हो गया, 2 सार्वय गुणनखंड आ गए, है ना, 2 सार्वय गुणनखंड आ गए। 17 व 68 के सार्वय गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड कॉमन फैक्टर तो 1 और 17, अतः ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। कौन सह अभाज्य संख्या कौन नहीं है 17 और 68, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है। ये हमारा हो गया डी। आगे देखो ई 216 और 215। तो देखो ये भी अगर 2 सम संख्या सॉरी 2 भाज्य संख्या है ना, 2 भाज्य संख्या वो नहीं होगी, क्योंकि उनकी गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा निकलेंगे ज्यादातर, है ना, ज्यादातर। ये नहीं कि नहीं होगी, ज्यादातर आपको एक भाज्य और एक अभाज्य मिलेगी, तब वो एक भाज्य और एक अभाज्य रहा तब तो आंख बंद करके आपको क्या कर लेना है कि ये को प्राइम नंबर होंगे, ये कंफर्म है। जब आपके पास एक भाज्य संख्या हो और एक अभाज्य संख्या हो, ठीक। देखो ई अगला देखो 216 और 215, 216 व 215। तो सबसे पहले देखो 215 के गुणनखंड करो तो 1, फिर 2 नहीं होगा क्योंकि 2 का भाग नहीं जाता, फिर 3 देखो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 का भी नहीं जाता, फिर 4 का देखो 4 का चला रहेगा, 5 20, 1 4 का भी नहीं जाता, 5 का तो चला ही जाएगा आराम से क्योंकि इकाई का 5 है, फिर 6 का नहीं रहेगा क्योंकि 2 का और 3 का नहीं गया तो 6 का भी नहीं रहेगा, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। मान लो कुल मिलाकर के आगे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आगे निकल के आएगा कि इसके 1 के अलावा भी देखो 5 का कितनी बार आ गया, 5 चौके 20 और 5 दिए 15 और 1 215 खुद हो जाएगा। तो बड़ी संख्या होना तो आप तो ये 4 गुणनखंड निकाल लिया करो, है ना। अब 216 के गुणनखंड देखो,
216 के गुणनखंड। तो देखो एक तो ये एक हो गया, फिर इसके में तो 2 का भी चला जाएगा, फिर 3 का भी चला जाएगा। देखो 3 का भी चला जाएगा क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब है इसका चला जाएगा। फिर 4 का, तो 4 चौके 4 पंजे 20, 4 का भी चला जाएगा, इसमें 4 का भी चला जाएगा। 5 का, इसमें 5 का जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें 5 का, देखो 5 का तो नहीं जाएगा क्योंकि कहेगा 0 और 5 के अलावा 5 0 और 5 रहता, 5 का रहता। फिर 6 का चला जाएगा क्योंकि 2 का और 3 का जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी चला जाएगा। 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। ऐसे करते करते अपन क्या करते हैं, 215 की एक बार अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले इसमें भाग किसका जाएगा, 5 का। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 के 15, 5 चौके 20 और 5 के 15। अब 43 में तो डायरेक्ट किसका जाएगा, 43 का ही भाग जाएगा। तो इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। देखो आगे जब अपने करते जाएंगे ना, तो इसमें भी आगे देखो 216 खुद अपना गुणनखंड हो जाएगा। पूरे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे देखो नहीं मिल रहा है ना, केवल एक ही आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी सारा गुणनखंड नहीं है। तो देखो ये सह अभाज्य संख्याएं है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अगला है एफ। इक्यासी और 16, 81 व 16। तो देखो 81 के गुणनखंड करो, 81 के गुणनखंड, एक तो ये एक हो जाएगा, फिर 2 नहीं होगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो देखो अंकों का योग 9 हो रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 81 में भी 3 का भाग चला जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, फिर 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं गया इसलिए 6 का नहीं जाएगा। 6 का जाने के लिए 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए, तो 6 का नहीं जा रहा है ना। अब 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा, 9 का चला जाएगा। 9 इंटू 9 81। तो अब इसका आगे गुणनखंड क्या हो जाएगा, खुद 81 हो जाएगा। अब देखो 16, तो 16 की गुणनखंड देखो 2, एक तो ये एक हो ही जाएगा, फिर 2 भी हो जाएगा, फिर 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा। फिर आगे डायरेक्ट 16 ही होगा। अब यहां पर देखो बताओ कोई कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो अभी अपना केवल 2 ही क्वेश्चन बचा है, छठा और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर अपन एक्सरसाइज 3.4 का 3.5 का बेसिक करेंगे, फिर 3.6, 3.7, और ये थोड़ा चैप्टर क्या है, लंबा है अपना, है ना। देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। देखो कोई संख्या है वो 5 से भी विभाज्य है, यानी कि उसमें 5 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भी भाग जाता हो और 12 का भी भाग जाता हो पूरा पूरा। तो ऐसी वो कौन सी संख्या है वो बतानी। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखो ऐसी वो संख्या है, देखो 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भी भाग जाता है। देखो कितनी बार जाता है, 12 बार।
12 पंजे 60 और 12 का भी भाग जाता है 5 का रहता है 12 बार और 12 का रहता है 5 बार। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी 60 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। तो बोला ऐसे कैसे पता चला कि 60 ही होगा। तो जब देखो आप 5 के गुणनखंड करते हो ना 5 के गुणनखंड सॉरी इसके 5 के गुणज निकालो तो देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 इस प्रकार से। आप 12 के गुणज निकलो 12 24 36 48 60 60 के बाद में 72 72 के बाद में 84 96 108 120 और इस प्रकार से गुणज आगे चलते जाएंगे। आप बताओ ऐसी कौन सी संख्या है। देखो अब इसका सारा गुणज बताओ कौन सा 5 का और 12 5 और 12 के जो सारा गुणज होंगे ना उनमें वो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जरूरी नहीं 60 है। तो देखो हमने देखा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 यहाँ वाले नीचे नहीं है और नीचे वाले ऊपर नहीं है। फिर ये 60 है जो 5 का भी गुणज है और 12 का भी गुणज है। तो ये 60 क्या हो जाएगा अपना उत्तर, क्योंकि 5 का इन गुणजों में सब में 5 का भाग रहता है इसीलिए 5 के गुणज है ना। और ये क्या है 12 के गुणज है तो इनमें 12 का भाग जाता है। तो प्रश्न ये बोला है कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 12 का भी भाग जाता है और 5 का भी जाता है तो वो 60 है। अब अगला कोई भी गुणज जो यहाँ पे आप देखो आगे जब आप चलते जाओगे ना तो आगे 120 आएगा इस 5 का गुणज है। आगे क्या आएगा 120 है तो वो अगली संख्या 120 यानी कि आप यहाँ पे 60 फिर 120 भी लिख सकते हो 120 भी लिख सकते हो जो 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य। जरूरी इसका आंसर एक है। तो हमने सबसे पहले यही लिखा बोला एक ही संख्या पूछी बोला 2-3 संख्या बताओ तब हम ये गुणज आगे तक करते है ना। इसके बाद में अगर चलो और सुनो 180 ये भी एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। और देखो 12 1 12 कितने बनेंगे 6 60 तो ये 12 से विभाज्य और यानी कि कुल मिला के अब जो 60 के गुणज है ना 60 के गुणज वो 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट। एक संख्या 12 से विभाज्य है। मान लो कोई संख्या है जो 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। अब है ना हमें वो संख्या बतानी जो 12 से विभाज्य होती है कि जिनमें 12 का मतलब उन संख्याओं का 12 में भाग जाता है। तो जो 12 के गुणनखंड होंगे ना 12 के गुणनखंड देखो क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब है क्या है कि जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक संख्या है 3 ये क्या है 12 से विभाज्य है। 3 12 से क्या है विभाज्य यानी कि 12 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो ये बोला कि एक ऐसी संख्या है जो 12 से विभाज्य है। तो हमें ये नहीं बताया। अब बोला और ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से विभाज्य है। तो जितने भी 12 के गुणनखंड है वो सभी 12 से विभाज्य है। तो अपन क्या कर लेंगे तो 12 के गुणनखंड में 3 भी आएगा। देखते हैं 12 के गुणनखंड 12 के गुणनखंड 12 के गुणनखंड करेंगे तो ये एक ये तो सभी में आएगा। फिर 2 भी आएगा क्योंकि 2 का भाग जाता है क्योंकि 12 से 2 12 से विभाज्य है। फिर 3 भी 12 से विभाज्य है 4 3 12 होता है। फिर 4 भी 12 से विभाज्य है और फिर आगे 12 खुद क्या है 12 से विभाज्य है। लेकिन इससे पहले आगे गुणनखंड और आएगा 6 भी 12 से विभाज्य है। फिर आगे अब 12 खुद
देखो ये गुणनखंड अपन करेंगे ना, तो देखो एक तो हो गया एक, अगला गुणनखंड हो गया दो, अगला गुणनखंड हो गया तीन, फिर आगे देखो चार। अब देखो ये रिपीट हो गया ना, 3 × 4 4 × 3, इसका मतलब नई संख्या और गुणनखंड नहीं होगी। अब इन्हीं को वापस लिखना है, 4 लिख दिया ना, अब 6 × 2 12, इन्हीं को अब उल्टा करके लिख देना, 12 खुद हो जाएगा, 12 × 1 12। ये हो गए क्या, 12 के गुणनखंड। तो ये जो संख्या है ना 1 2 3 4 और 6 और 12, ये क्या है, ये सभी 12 से विभाज्य है। यानी कि जैसे कि मान लो पूछा ना कि एक संख्या 12 से विभाज्य है, तो और कौन सी संख्या, तो जो 12 के गुणनखंड होते हैं ना वो 12 से विभाज्य होते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या से विभाज्य होते हैं। यानी ये हमने गुणधर्म में पढ़ा था, जो गुणनखंड का गुण पढ़ा था कि मान लो कोई संख्या है, उसके अपने गुणनखंड करते हैं, तो उन गुणनखंडों का उस संख्या में पूरा भाग जाता है, विभाज्य होती है वो संख्या। तो इस प्रकार से अपना एक्सरसाइज 3.4 है वो कंप्लीट होती है। आगे अपन अभी अपन कर रहे थे ना भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, वो अभी आगे अपन एक्सरसाइज 3.5 3.6 में फिर अपन एलसीएम पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम अभाज्य गुणनखंड के ऊपर पढ़ेंगे। अपनी अगला जो वीडियो रहेगा, अगली जो क्लास रहेगी वो अभाज्य गुणनखंड पे रहेगी। फिर उसके बाद में अगली क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम, फिर एचसीएफ और एलसीएम। देखो अगली क्लास सबसे पहले आएगी अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, कैसे करते हैं, फिर इसके अपने क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न, और बाद में अपने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनके प्रश्न करेंगे। और इसी के साथ अपना जो चैप्टर 3 है, प्रश्नावली 3 संख्याओं के साथ खेलना, वो पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के 3-4 क्लासें और आएगी। अभी 3-4 क्लासों में अपनी अभी तक इसकी 12 या 13 क्लासें हो गई है इस प्रश्नावली की, है ना। तो अभी 4-5 क्लासें और आएगी, तब अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा क्या था, बड़ा था, बाकी और चैप्टर में इतने नहीं होते। इसमें एक्सरसाइज 3.7 तक है, 3.1 से लेकर के 3.7 तक। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो बड़े चैप्टर में टाइम चला जाता है ना। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।